हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मिराकी यूट्यूब। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जून 2019 एग्ज़ाम क्वेश्चंस को फुली सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इनकी और एनालिसिस करेंगे कि कौन से यूनिट में से, कौन से टॉपिक में से आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 60 ऑफ पेपर 2, दैट इज़ द सब्जेक्ट पेपर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिफोर वी स्टार्ट, दो बातें जो मैं आपसे करना चाहूँगी। नंबर 1, एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए आई एम इन्फॉर्मिंग कि अगेन जो डेडलाइन है एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की यूजीसी नेट के लिए, वो एक्सटेंड कर दी गई है बाय 15 डेज। आई थिंक थर्ड या फोर्थ टाइम ये एक्सटेंशन हो रही है एंड नाउ यू कैन फिल द फॉर्म अप टू 30th ऑफ जून। तो अगर आप हैं, आपका फॉर्म नहीं भरा गया है या फिर अगर आप किसी को जानते हैं जिनका फॉर्म नहीं भरा गया है तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं और अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। सेकेंड, जो मुझे एक बात आप सबको बोलनी है, कुछ लोगों को हो सकता है पिंच भी कर जाए, बट आई वॉज ट्राइंग कि मैं ये बात ना बोलूँ, पर अब मुझे लग रहा है कि ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए। हम कवर कर रहे हैं नेट के क्वेश्चंस, तैयारी कर रहे हैं नेट के लिए। व्हाट इज़ नेट? इट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। किस चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी है? फॉर बीइंग अ प्रोफेसर, या फिर स्पेसिफिकली बोले तो असिस्टेंट प्रोफेसर। इसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जहाँ पर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप खुद अपने नोट्स, अपनी बुक्स जो हैं, जो कि स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपके पास, उनको नहीं पढ़ सकते हैं, देन हाउ कैन यू थिंक ऑफ बीइंग इन टीचिंग लाइन और या फिर टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी? वाई आई एम सेइंग दिस इज़, डेली मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट्स आती हैं, कुछ कमेंट्स में आती हैं, कुछ फेसबुक पे आती हैं कि मैम आप एक एक टॉपिक को कवर कीजिए। देखिए, आई अंडरस्टैंड कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप रेगुलरली व्यू कर रहे हैं, तभी आप बोल रहे हैं, तो नेचुरली आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए या इतना हम कवर कर लें, एग्ज़ाम से पहले कवर कर लें। बट आई वुड लाइक टू शेयर हेयर कि ये जो एक चैनल है, मेरी एक कोशिश है हेल्प करने की आपको, कि आप आपकी जो प्रिपरेशन है उसको मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकूँ, आपको हेल्प कर सकूँ, राइट? नेट का जो पेपर है, इट इज़ वेरी मच क्रैकेबल। आप उसको क्रैक कर सकते हैं विदाउट एनी कोचिंग। बिलीव मी, मैंने किया है, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्होंने किया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपके कोई राइटिंग स्किल्स इसमें चेक नहीं होते हैं, प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब इससे ऊपर आपको क्या चाहिए? अगर आपको समझ आ गया कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो इट इज़ वेरी मच क्रैकेबल, राइट? तो ना सिर्फ मेरे पे, इवन किसी और कोचिंग पे अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ऑब्वियसली आपकी चॉइस है, पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई वुड अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट अगर आप इस फैक्ट को समझें दैट आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर। हालांकि मेरी पूरी कोशिश रहेगी आगे भी कि मैं जितना हो सके उतना कवर करूं। आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं कुछ कोर्स लेके आने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट। बट हर एक टॉपिक का, हर एक सिलेबस का हर एक टॉपिक कवर करना मेरे लिए फ़िलहाल अभी पॉसिबल नहीं है। प्लस आप वो खुद कर सकते हैं। फिर भी इन केस इफ़ यू वांट हेल्प, आई अंडरस्टैंड कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को बहुत अच्छे टीचर्स मिलें, या हो सकता है कुछ पेपर्स में अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, कुछ में कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होते हैं, या फिर उस टाइम हमारे पास इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि हम एक एक क्लास लगाएं। अगर आपको कोई कंसेप्चुअल दिक्कत आती है, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं जो इस चैनल पे अभी फ़िलहाल कवर नहीं हो रहा है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ईदर इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन गो टू माई फेसबुक पेज। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं लिंक जो है वो शेयर कर दूँगी फेसबुक पेज का, और वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर उसका आंसर दे सकती हूँ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, नॉट अ फैक्चुअल क्वेश्चन कि ये बुक किसने लिखी है, वो आपको बुक में मिल जाएगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको चाहिए, आई वुड लव टू हेल्प यू। लेकिन प्लीज़, मुझे लगता है कि जो पेपर है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनने वाले हैं, कॉलेज के पेपर, कॉलेज के स्टूडेंट्स को आप टीच करने वाले हैं, तो इतना, चाहे आपका मीडियम कुछ भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी आपका मीडियम हो, डज नॉट मैटर। लेकिन अगर आपके सामने एक बुक है, उसमें पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है, बेस्ट टीचर्स ने, बेस्ट ऑथर्स ने लिखा हुआ है, प्लीज़ उसको खुद पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए। कुछ कमेंट्स आते हैं कि आज तक मैंने कभी बुक नहीं खोली। क्यों नहीं खोली? दैट इज़ योर प्रॉब्लम, राइट? प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं बोलूँ, आई वॉज अवॉइडिंग, मैं नहीं बोलना चाह रही थी, पर
काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो रेगुलरली कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो एक पर्सनल लेवल पे जो टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड होता है वो भी बन जाता है। तो मुझे लगा कि आज मुझे बोलना चाहिए। आई एम रेडी टू हेल्प, आई एम वर्किंग। थिंकर्स की वीडियो मैं लेकर आऊँगी, पब्लिक पॉलिसी का मैंने प्रॉमिस किया हुआ है। आई विल ब्रिंग दोज वीडियोस। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्लस साथ में खुद भी पढ़िए, अपना शेड्यूल बनाइए और खुद पढ़िए। कोई डाउट आता है कंसेप्चुअल तो आप को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, कोई बात नहीं। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। Now question number 1 for today is question number 51. The role of Indian government in shaping the business environment relates to. इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है एक बिजनेस इन्वायरमेंट को शेप करने में। यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि डेली क्या होता है वीडियोस में मैं सारे ऑप्शंस पहले बोलती हूँ, फिर उसको एक करके एक्सप्लेन करती हूँ, टाइम ज़्यादा लग जाता है। आप कोशिश कीजिए, अगर आपने अपने आप को टेस्ट करना है तो पहले ही क्वेश्चन को पॉज कर दीजिए वीडियो को और आप अपना देख लीजिए आपको आंसर आता है कि नहीं। मैं यहाँ पर साथ के साथ जो है स्टेटमेंट सही है कि नहीं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ताकि थोड़ा सा जो टाइम है हमारा कम लगे ना। ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेशन ऑफ बिजनेस। क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है बिजनेस को रेगुलेट करने में हेल्प करती है? बिल्कुल करती है। पॉलिसीज बनते हैं, रूल्स बनते हैं, ठीक है, लाइसेंस देने का काम होता है, तो वो गवर्नमेंट के हाथ में है, तो वो बिजनेस को रेगुलेट करती है। बी क्या है? प्रमोशन ऑफ बिजनेस। क्या बिजनेस को प्रमोट करती है? बिल्कुल करती है। कंपटीशन को प्रमोट करती है, और जैसे आप कह सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो प्रमोशन ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, और जैसे एक हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी आई थी, उसमें कितनी रैंक है इंडिया की लेटेस्ट, जो आपने कमेंट सेक्शन में मेरे को करके कमेंट करके बताना है। सी इज एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट। क्या मतलब है? वो गवर्नमेंट जो एंटरप्रेन्योरियल काम करे, मतलब रिस्क ले और उस काम उन एक्टिविटीज़ में जाए जहाँ पे और प्राइवेट बिजनेसेस भी हैं, तो वो भी हमारी जो गवर्नमेंट है कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है, तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। लास्ट इज गवर्नमेंट एज अ प्लानर, प्लानिंग का काम करना, तो ऑब्वियसली प्लान तो गवर्नमेंट कर ही रही है, तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। तो इससे आपके सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। आपका जो कोड नंबर 4 है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया है। यूनिट 6 इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में से क्वेश्चन है, टॉपिक क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसीज। फर्स्ट टॉपिक है आपका, जनरल क्वेश्चन है वैसे भी है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री बिकॉज। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, जो पैसों से डील करता है, वो एक कंट्री का गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? कौन सी स्टेटमेंट सही है? आप अपने आप को टेस्ट करना चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं साथ साथ करवाऊंगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एनहांसेस सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम सोशल जस्टिस लेके आ सकते हैं और इंक्लूजन लेके आ सकते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में। इंक्लूजन का क्या मतलब है? लोगों को इंक्लूड करना, चाहे वो किसी भी सेक्शन के हैं उनको इंक्लूड करना। तो दिस स्टेटमेंट इज पॉसिबल। 100% करेक्ट नहीं है पर हो सकती है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ टूल ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव नेशनल गोल्स। ऑब्वियसली अगर पैसा पैसा ज़रूरी है, उसको मैनेज करना ज़रूरी है, किस गोल पे किस चीज़ पे कितना खर्च करना है वो ज़रूरी है, तो एक टूल है गवर्नमेंट का अपने नेशनल गोल्स को अचीव करने का। बिल्कुल सही है, बी स्टेटमेंट 100% आपकी करेक्ट है। सी क्या है? इट फोकसेज ऑन द ट्रेडिशनल बजटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स। सी क्या है? इट फोकसेज ऑन ट्रेडिशनल बजटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स। क्या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ट्रेडिशनल बजटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स पे फोकस करती है? ट्रेडिशनल बजटिंग एंड प्रैक्टिसेस का दो और भी नाम है, जैसे लाइन आइटम बजटिंग भी इसको हम बोलते हैं और इंक्रीमेंटल बजटिंग भी इसको कहा जाता है। नहीं, ट्रेडिशनल बजटिंग पहले होती थी, और अगर होती भी है, बजट का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बजट परफॉर्मेंस बेस्ड बजट हो सकता है, ट्रेडिशनल हो सकता है, पीपीबीएस हो सकता है, कोई भी आपका फॉर्म हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस पे। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। लास्ट इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसीज ऑपरेट अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। के सारी जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसीज हैं वो पीएससी या फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज के अंडर काम करती हैं? नहीं, एक ही कमेटी सारे एजेंसीज को नहीं देखती है, तो आपकी सी एंड डी स्टेटमेंट गलत हो गई है, ठीक है जी। तो अब देखो सी और डी किस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, तो ए एंड बी आर करेक्ट। अगर आपको फॉर एग्जांपल लास्ट स्टेटमेंट में डाउट भी है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सी को आपको सबसे पहले यहाँ पे एलिमिनेट करना है। सी को एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 तो खत्म ही हो गया।
ठीक है, अब उसके बाद क्या बचा, ए एंड बी एंड डी, मतलब बी तो आपका पक्का सही है, और ए और डी में से कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है, स्टेटमेंट नंबर ए। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इज फ्रॉम अगेन यूनिट 6, टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। The next question is, in which form of public enterprises the conditions of recruitment and service of staff are the same as for civil servants? पब्लिक एंटरप्राइजेस के हमें फॉर्म से रखे हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन से पब्लिक एंटरप्राइज के फॉर्म के अंदर जो एक रिक्रूटमेंट, जो स्टाफ की रिक्रूटमेंट की जाती है और उसकी जो सर्विस की कंडीशंस होती हैं वो बिल्कुल सिविल सर्वेंट्स की तरह होती हैं। ऑप्शंस क्या हैं, ए पब्लिक कॉरपोरेशन, 2 गवर्नमेंट कंपनी, 3 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, 4 मल्टी यूनिट कंपनी। तो अब ये सारे के सारे जो है पब्लिक एंटरप्राइजेस की फॉर्म है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं, तो ऑब्वियसली क्या है, मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो इसका मतलब क्या है, जब वो सिविल सर्वेंट्स ही हैं तो उनकी कंडीशंस जो है रिक्रूटमेंट या सर्विस की वो तो ऑब्वियसली सिविल सर्वेंट्स वाली होंगी ही। पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, मल्टी यूनिट कंपनी में इनकी मर्जी होती है, डिसाइड करते हैं कि किनको इन्होंने अपॉइंट करना है, सिविल सर्वेंट्स इनके एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, राइट। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। टॉपिक है गवर्नमेंट इन बिजनेस पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये एक ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, पर हमेशा पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन हम इस टॉपिक में से पब्लिक एंटरप्राइजेस में देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनते बहुत हैं यहाँ से। तो आई वुड अर्ज कि आप आज ही जाकर अपने बुक में, कोई भी आप बुक है आपके पास, लक्ष्मीकांत है, कोई भी अगर बुक है उसमें जाकर चेक करिए इनमें क्या क्या डिफरेंस, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, मल्टी यूनिट कंपनी, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इनकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, किस किस रिकमेंड कमेटी ने इनमें से किस किस फॉर्म को रिकमेंड किया, राइट। डिफरेंसेस में आ जाएगा कि इनकी सब, जैसे हमने इसमें देखा कि इनकी एम्प्लॉयज़ की कंडीशंस क्या होती हैं, इनकी ऑटोनमी का लेवल क्या होता है, ऑटोनमी ज़्यादा होती है, कम होती है, बनाया कैसे जाता है, इनको सू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सारे के सारे डिफरेंसेस जो हैं आप पढ़िए, और मैं कहूँगी आज ही जाके पढ़िए ताकि साथ के साथ आपके जो हैं कवर हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, given below are 2 statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. Read the statements and select the correct answers from the codes given below. तो assertion reasoning type of question है आपका। assertion को देखते हैं, the CBDT Central Board of Direct Taxes is entrusted with the task of policy and planning of direct taxes. तो जो CBDT है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसका काम है, उसको टास्क दिया हुआ है क्या, डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड पॉलिसी एंड प्लानिंग करना। अब क्योंकि नाम में भी डायरेक्ट टैक्सेस है और वैसे भी डायरेक्ट टैक्सेस है तो स्टेटमेंट सही लग रही है और है भी, ठीक है। रीजन क्या है, इट जो दे रखा है, इट एडमिनिस्टर्स डायरेक्ट टैक्सेस लॉ थ्रू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब जो CBDT है वो मैनेज करता है डायरेक्ट टैक्सेस के लॉ को, किसके थ्रू, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। उसको वो यूज़ करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए। ये स्टेटमेंट भी जो है वो आपकी सही है। अब देखिए कि क्या इसका मतलब सही है दोनों, तो या तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा, कोड नंबर 1, और या फिर आपका कोड नंबर 2 आएगा। अब देखना है कि रीज़न जो है क्या वो सही है, कि CBDT को पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का काम क्या इसलिए दिया गया क्योंकि वो जो लॉ है उसको मैनेज, डायरेक्ट टैक्सेस के लॉ को मैनेज करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। कोई सेंस नहीं बन रही है, ये एक अलग स्टेटमेंट है, वो एक अलग स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो आपका कोड नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इज फ्रॉम टैक्सेशन पॉलिसीज, अगेन फ्रॉम यूनिट नंबर 6। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम करेंगे वो यूनिट 6 से ही हैं आपके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इज, व्हिच टाइप ऑफ बजट स्पेशली एड्रेसेस द इश्यूज सच एज इंक्रीज्ड फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, exploitation of women in low paid, arduous insecure jobs, correcting gender gaps in education, etc. इनमें से कौन सा बजट खास तौर पर वो इश्यूज को एड्रेस करता है, जैसे कि फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या है कि अगर हम पॉवर्टी जो है, गरीबी है, उसको कंपेयर करें
बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, कि कितने गरीब मेल्स हैं और कितने गरीब फीमेल्स हैं। जेंडर पर्सपेक्टिव से देखें तो जो फीमेल्स हैं उनका गरीबी के अंदर जो नंबर है वो बढ़ रहा है, ठीक है, फेमिनाइजेशन हो रही है। ऐसे ही वीमेन की जो है वो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उनकी जॉब्स इनसिक्योर हैं, जेंडर गैप्स की बात हो रही है एजुकेशन में। तो आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में बार बार जो हाईलाइट हो रहा है वो जेंडर गैप, विमेन, ये चीज़ें जो है हाईलाइट हो रही हैं। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। 1, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग, क्या ये इससे डील करता है? नहीं करता है। सेकंड, जीरो बेस्ड बजटिंग, क्या ये इससे कनेक्शन है? नहीं है इससे कनेक्शन। थर्ड, जेंडर बजट, नाम से ही पता लग रहा है जेंडर बजट, और यहाँ पे भी हम बार बार जेंडर देख रहे हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ इज ग्रीन बजट, ग्रीन बजट भी नहीं है आपका। ग्रीन बजट क्या होता है? जब आप बजट को यूज़ करते हैं ताकि आप किसी भी स्टेट, किसी भी नेशन के इन्वायरमेंटल गोल्स को अचीव कर सकें, ठीक है, इस तरीके से बजट को मैनेज करना, उसकी पॉलिसी इस तरीके से बनाना ताकि साथ साथ आपके जो इन्वायरमेंटल गोल्स हैं, पॉलिसीज है, वो भी अचीव हों, दैट इज कॉल्ड ग्रीन बजट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 6, टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बजट और स्पेसिफिकली जेंडर बजट। Next question 56 is, which of the following statements is not true concerning the public account of India under Article 266 of the Indian Constitution? तो आपको कुछ statements दी है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में, आपने बताना है कि कौन सी सही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए आर्टिकल 266 क्या है। एक तो आपको आइडिया होगा कि इसमें पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आता है, दूसरा मैं आपको बता रही हूँ, दो तरीके की बातें करता है आर्टिकल 266। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और दूसरी जो बात करता है वो करता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? जहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसकी सारी रिसीप्ट्स, सारी रिवेन्यू जो है वो क्रेडिट होता है और सारी पेमेंट्स भी हैं वो यहाँ से डेबिट होती हैं। कहने का मतलब जितनी भी गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट के बिहाफ पर किसी ने लीगली पेमेंट्स करनी है, लीगली ऑथराइज पेमेंट्स करनी है, वो इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होंगे, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया क्या? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। जो पैसा, जो रिवेन्यू कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आया वो कहाँ पे आएगा? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल डिपॉजिट्स, प्रोविडेंशियल फंड के जो डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स, ऐसे जो डिपॉजिट्स हैं वो आपके आएंगे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर इसको ऑपरेट किया जा सकता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब आपको पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन की ज़रूरत नहीं होती है, पार्लियामेंट से पास कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। वेयरएज अगर आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन जो है वो ज़रूरी है। अब स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट क्या है? दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, दैट इज द पेमेंट्स फ्रॉम दिस अकाउंट कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Second is, all other public money received by or on the behalf of government of India is credited to the public account of India. ये भी बिल्कुल सही है, मैंने आपको बता दिया है। Third is, it includes provident funds, judicial deposits and so on. ये भी बिल्कुल सही है। Last is, it includes all revenues received by the government. This is wrong. ठीक है, ये कहाँ पे आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आ सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। टॉपिक इज फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस, revenue and expenditure. Now the next question for today is question number 57. Which of the following types of audits are conducted by the Comptroller and Auditor General of India? जो CAG होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो इनमें से कौन कौन से तरीके के ऑडिट जो हैं वो करते हैं? कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है CAG के ऊपर, वो आपने CAG से डील करता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। एक आपने बताना है मुझे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या रैंक है इंडिया की लेटेस्ट, वो बताना है, और एक आपने बताना है CAG का आर्टिकल। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब ऑप्शन है ए, फाइनेंशियल ऑडिट। तो ऑब्वियसली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो फाइनेंशियल ऑडिट तो करेंगे ही पैसे के हिसाब से। सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट क्या होता है? इसके दो तरीके से हम मतलब देख सकते हैं। एक तो होता है विच इज़ डन बाय सोसाइटी, ठीक है, या फिर सपोज कोई स्कीम है, कोई प्रोग्राम है, उसके जो बेनिफिशरीज हैं वो जब उसको ऑडिट करते हैं कि क्या हमें ये जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं, उसको आप सोशल ऑडिट बोल सकते हैं। कि एक तरीके से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रोग्राम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि वो क्या अपना काम सोशली सही तरीके से कर पाई है, सोशली जिसका इम्पैक्ट होना था
वो हुआ है या एथिकली अपना काम कर पाई है, तो दैट इज ऑल्सो सोशल ऑडिट, ठीक है। लेकिन ये मेनली जो बेनिफिशरीज होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। सी इज कंप्लायंस ऑडिट, तो क्या ये जो पहली जो सोशल ऑडिट है ये सीएजी करेगा? नहीं करेगा, तो बी तो आपका आएगा ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे जिस भी स्टेटमेंट में बी है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पे बी है गलत हो गई, यहाँ पे बी है गलत हो गई, यहाँ पे बी है गलत हो गई, बच गया आपका ए सी एंड डी, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ गया। फिर भी कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है? कंप्लाई, किसी चीज़ से कंप्लाई करना, किसी चीज़ को फॉलो करना, कि जो रूल्स फॉलो लिखे गए थे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो पैसा यहाँ से निकाल सकती है, ऐसे निकाल सकती है, क्या उसने वैसे ही पैसा निकाला है? दैट इज कंप्लायंस ऑडिट, ये भी सीएजी करते हैं। एंड लास्ट इज परफॉर्मेंस ऑडिट, कि उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या रही है, तो ये भी सीएजी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन इज फ्रॉम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अगेन यूनिट 6। नाउ 58 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। बिफोर डिस्कसिंग मैं आपको यहाँ पे इसके कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ। कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग जो है वो 1964 में सेट हुई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। कृष्णा मेनन कमेटी, राइट। इन्होंने इसको सजेस्ट किया, 1964 में बने। प्रेजेंटली इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 22 मेंबर्स है। पहले 15 मेंबर होते थे, प्रेजेंटली 22 मेंबर हैं, जिसमें से 15 मेंबर आपके लोकसभा में से लिए जाते हैं, प्लस 7 मेंबर आपकी राज्यसभा में से लिए जाते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस इनका 1 ईयर होता है, 1 साल होता है। ये इलेक्ट किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। चेयरमैन जो इनका होता है, चेयरमैन, उसकी कंडीशन है कि वो हमेशा लोकसभा से ही होगा। राज्यसभा का कोई मेंबर जो है वो यहाँ पर इसका चेयरमैन नहीं बन सकता, और उसको अपॉइंट कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है जी, लोकसभा का स्पीकर। अब स्टेटमेंट को देखते हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स was created in 1964, very right. Second is its chairman is strictly from Lok Sabha, this is also right. Third is it examines the assurances and undertakings given by the minister on the floor and report back to the on the assurance and promises। ऐसा कोई काम ये जो है कमेटी नहीं करती है कि मिनिस्टर को एश्योरेंस दे रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और उसको देखना और उस पर रिपोर्ट करना, ये काम इस कमेटी का नहीं है। फोर्थ है इट्स मेन फंक्शन इज टू एनालाइज द अकाउंट्स of public undertakings and examine the reports of the CAG on public undertakings। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है तो ऑब्वियसली उसके अकाउंट्स को एनालाइज करेगी और उसकी रिपोर्ट को देखेगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। गलत कौन सी होगी? स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्लियामेंट्री कमेटीज। और भी जो पार्लियामेंट्री कमेटीज जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, एस्टिमेट्स कमेटी है, ये भी आपने अच्छे से कवर करनी है, राइट। नाउ coming to the next question is question number 59, which of the following statement regarding fiscal federalism is not correct। बहुत बार ये टर्म हमने सुन ली है अभी तक इस पेपर में, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है जनरल ही आते हैं। अब फिजिकल फेडरलिज्म से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? 1, इट हैज़ इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो फिजिकल फेडरलिज्म है, फिजिकल का मतलब होता है विच इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। फेडरलिज्म का मतलब है जब हम रिलेशंस की बात करते हैं अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो फाइनेंशियल रिलेशंस की बात हम कर रहे हैं। तो इट हैज़ इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ ऑब्वियसली ट्रू। कुछ भी है, चेंज जो है वो हो रहा है, तो रिलेशंस हैं वो इवॉल्व होते हैं। फाइनेंशियल रिलेशन हो चाहे कोई भी और तरीके के रिलेशंस हो, धीरे धीरे वक्त के साथ वो इवॉल्व करते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकेंड इज लोकल गवर्नमेंट्स आफ्टर 1992 फॉर्म अ पार्ट ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। अब क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट बन गया, तो फिर वो फिजिकल फेडरलिज्म में ऑब्वियसली वो आएंगे ही आएंगे। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है आफ्टर 1992, लेवल ऑफ गवर्नमेंट बन गए हैं। फिर फेडरलिज्म में हम बात कर रहे हैं अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की, तो ये भी इसमें इंक्लूड होंगे ही होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। नेक्स्ट इज द स्टेट्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब ये तो हम सबको पता ही है कि जो स्टेट्स हैं उनको यूनियन गवर्नमेंट से पैसा चाहिए होता है और उस पर डिपेंडेंट रहते ही रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही है। लास्ट इज फाइनेंस कमीशन एंड नीति आयोग contribute significantly in the transfer of funds to the states from the center। पहली बात, सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ज़्यादा, कि फाइनेंस कमीशन और नीति आयोग का जो बहुत ज़्यादा रोल है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स में स्टेट्स को सेंटर की तरफ से। सिग्निफिकेंटली आगे एक तरह से एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो डाउट पहले ही हो जाता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। प्लस
इनका काम है रिकमेंड करना, ठीक है, तो एक ज़्यादा रोल नहीं है, इनकी रिकमेंडेशंस को कैंसिल आउट किया जाता है, हो सकता है ना माना जाए, तो ये स्टेटमेंट जो आपकी गलत होगी, सेंटर की मर्जी है वो करे या ना करे, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टॉपिक इज फिजिकल फेडरलिज्म। Now the last question for today is canon of equity means that there must be. Canon of equity का क्या मतलब है? 1. Legal justice for all. 2. Certainty in taxation. 3. Economic and social justice for all people. And 4th is a sunset clause for the tax. अब यहाँ पे equity का मतलब फेल के जब हम 14 प्रिंसिपल्स करते हैं उसमें से एक आता है इक्विटी, और जब मैंने फेल का लेक्चर यहाँ पे वीडियो बनाई है, डिलीवर किया है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको पिक्चर के साथ समझाया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। अब चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब जहाँ इक्विटी आ गया ना, वहाँ पर सोशल जस्टिस तो आ ही गया, ठीक है। तो अब पहला ऑप्शन लीगल जस्टिस, यहाँ हम लीगल जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। सर्टेनिटी इन टैक्सेशन, मतलब ये तो कोई मतलब लग, कैनन का मतलब होता है प्रिंसिपल या कोई भी रूल हो सकता है, ठीक है, कोई कन्वेंशन, मतलब जिसको हमने फॉलो करना है, ठीक है। तो सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल या सोशल जस्टिस की रूल, इसका मतलब है कैनन ऑफ इक्विटी का। तो यहाँ ये तो कोई मतलब तुक्की नहीं बन रही है सेकेंड ऑप्शन की, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। थर्ड इज इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस फॉर ऑल पीपल, ये लग रहा है, हो सकता है। लास्ट इज अ सनसेट क्लॉज फॉर टैक्स। सनसेट क्लॉज क्या होता है? जब किसी क्लॉज के ऊपर, जब किसी लॉ के ऊपर ये लगा दिया जाता है कि ये लॉ इस तारीख तक, इस डेट तक वैलिड रहेगा, उसके बाद ये जो लॉ है वो लागू नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब ढलता हुआ, ढलेगा वो। सनसेट मतलब कुछ ढल रहा है। तो क्या आपको यहाँ पे कोई भी ऐसी डेट दिख रही है, ऐसा कुछ लग रहा है कि ये सनसेट क्लॉज है? नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं, जब हम पॉलिसीज़ की बात, टैक्सेशन पॉलिसी की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट कैनन ऑफ इक्विटी। मतलब टैक्सेशन पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कंसीडर करें किसी भी इंसान की सोशल पोजीशन को, उसके सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को, वो कहाँ से आ रहा है, किस क्लास से आ रहा है। तो टैक्सेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो जितना दे सकता है उसकी एबिलिटी के हिसाब से टैक्स लगाना चाहिए। इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। एक इंसान जो बीपीएल आ रहा है, बिलो पॉवर्टी लाइन में, क्या आप उससे उतना ही टैक्स लेंगे जो एक इंसान लाखों या करोड़ों में कमा रहा है? नहीं, ठीक है, डिवाइडेड है। वी हैव टैक्स स्लैब्स, तो हम एक एबिलिटी के हिसाब से टैक्सेशन जो है वो चार्ज करती है गवर्नमेंट। दिस इज कॉल्ड कैनन ऑफ इक्विटी। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट नंबर 3। टॉपिक कहाँ से है? टॉपिक क्वेश्चन कहाँ से है? टॉपिक इज टैक्सेशन पॉलिसीज, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं तो जनरली ये क्वेश्चन आता है। एक यहाँ पे और मैं टिप देना चाहूँगी, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, सिलेबस रिवाइज होने के बाद कुछ टर्म्स ऐसे हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल सनसेट क्लॉज है, कुछ है, या कोई भी टॉपिक ऐसा आपको लगता है, ठीक है, तो आप उसको एक बार सर्च करिए। तो फर्स्ट से सेकंड आपको जो लिंक, जो उसका मिलेगा, लिंक आएगा, उसको ओपन करके आप उसके पहले 2-3 पैराग्राफ पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जो चेंज हुए हैं नए सिलेबस में, पुराने टॉपिक्स नहीं हैं। तो जो एग्जामिनर है वो भी कोई बहुत पुरानी बुक्स खोल के उनको सर्च नहीं करेगा, वो भी क्या करेगा, एक नेट पे सर्च मारेगा क्वेश्चन को, और जो उसको स्टार्टिंग के 2-3 पैराग्राफ है, 2-3 साइट्स पे मिलेगा, उसमें से वो क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच है कि बजाय आप उसको कहीं ढूंढें, या कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आप सपोज यूनिट 9 के टॉपिक्स हैं, अगर गवर्नेंस के आपको नहीं मिल रहे हैं, जो ट्रेडिशनल सिलेबस में हमारे नहीं थे, आप उनको सर्च कीजिए। जो पहले 2 लिंक हैं उसमें से आप थोड़ा जो है मेन उसको पढ़ लीजिए, वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। अगर हम आज की एनालिसिस की बात करें, थोड़ा मैंने साथ में कर दिया है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे वो यूनिट 6 इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के थे। ज़्यादातर जो इनका नेचर था वो ईजी था, एक तरीके से जनरल क्वेश्चन आए थे काफ़ी। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो आप उनको कॉमन सेंस बेस पे भी कर सकते थे, राइट। तो यही थी आज की वीडियो। यू कैन शेयर योर फीडबैक। कुछ मैंने जो मुझे लग रहा था मुझे शेयर करना चाहिए, स्टार्टिंग में शेयर किया। इट वॉज नॉट टू हर्ट एनी वंस फीलिंग, किसी को पर्सनली टारगेट करने का मेरा नहीं है, थोड़ा सा समझाने का मकसद है कि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप बहुत ईजिली पेपर क्रैक कर सकते हैं। थोड़ा सा आप एक्टिव आपको होना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा। तो बस इतना ही कहना था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।